गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस रिपोर्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जनवरी 2021 की साइंस रिपोर्टर है। लगभग दो डिकेड हो चुके हैं किस चीज़ को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बारे में आर्टिकल है हमारा किसमें, साइंस रिपोर्टर में। आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। ओके, कैसे कैसे हिस्ट्री क्या थी इसकी, ओके, कब पूरा सीक्वेंस हुआ ह्यूमन जीनोम, क्या क्या यूजेस हैं, फिलहाल क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर वी विल सी कि इंडिया का रोल क्या है इस चीज़ में। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो आइडिया है वो 1986 में आया। कब आया बच्चे? 1986 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आइडिया आया। रेनेटो डेल बेक्को का आइडिया था ये। 1986 में पब्लिश हुआ था। अपनी स्पीचेस में उन्होंने 84, 85 में भी यूज किया था ये आइडिया। ओके, 86 में ये आइडिया दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ने इस प्रोजेक्ट को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी बात यहां कब हुई? जब वॉटसन, नोबेल लॉरेट वॉटसन इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। ओके, मैं बात करूंगा, अभी मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं बात करूंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, सीक्वेंसिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसकी मैं थोड़ी सी ब्रीफ में बात करूंगा। ओके, फिर एक तो यूएसए इन्वॉल्व हो गया। एक आपका क्या हुआ, ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, इन्होंने भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जो किस चीज में देख रहा था, वो भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग में इन्वॉल्व हुआ। थर्ड जो प्लेयर था वो प्राइवेट प्लेयर था, क्रैग वेंटर। Craig Venter, it took around 13 years ह्यूमन पूरा सीक्वेंस करने में, और अराउंड $2 बिलियन का खर्चा आया, और 13 इयर्स, अराउंड 13 इयर्स इसमें लगे। अब आपको सिर्फ $600 में एक ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस हो जाता है। इंप्रूव हुआ है, सारी चीज़ें, टेक्निक्स इंप्रूव हुई है। एक वीक के अंदर अंदर हम क्या है, हमें हमारा पूरा सीक्वेंस जीनोम मिल जाता है। टेक्निक्स इंप्रूव हुई है। 2 डेकेड हो गए हैं इस चीज़ को, इसलिए ये टॉपिक हमारा साइंस रिपोर्टर में था, जिसके लिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। 2000 तीनों ने मिलके, स्टार्टिंग में तो अलग अलग स्टार्ट किया था, बट तीनों ने मिलके 2003 में कंप्लीट कर लिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये एक लैंडमार्क ईयर है बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए, एक लैंडमार्क ईयर है। मैं बात करूंगा थोड़ा सा हटके भी, जो नॉर्मल बातें करते हैं उससे हटके भी बात करूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, 2003 में ये कंप्लीट हो गया। ओके, कंप्लीट होने का मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस, जीनोम सीक्वेंस, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस आपका कंप्लीट हुआ। सबसे पहले मैं प्रोसीजर बात करूंगा ब्रीफ में कि क्या क्या चीज होती है इसमें। ओके, और वो चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करते हैं, सारी टेक्निक्स मैंने क्लास में डिस्कस की हुई है, वही चीज़ें यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला काम होगा डीएनए आइसोलेशन। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा? डीएनए आइसोलेशन। सीधी सी बात है, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना है तो ह्यूमन डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट किया हमने, डिफरेंट टेक्निक से आइसोलेशन की। ओके, आइसोलेशन के बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या करेंगे? कटिंग ऑफ डीएनए। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस स्पेसिफिक लोकेशंस पे आपके डीएनए को कट करते हैं। स्पेसिफिक लोकेशंस पे डीएनए को कट करते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा जो पूरा डीएनए था, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। उसके बाद क्या किया गया?
जो पीसीस थे डीएनए के बेटा, उन्हें किसी वेक्टर में क्लोन कराया गया। वेक्टर लाइक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, याक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स, ये क्रोमोजोम्स थे, ये वेक्टर का काम करते हैं। ये क्या कर सकते हैं, अपने अंदर, सिंपल लैंग्वेज में समझो, अपने अंदर किसी डीएनए का जो पार्ट है, सीक्वेंस है, उसको अपने अंदर ले सकते हैं, सीक्वेंस को, और एक्सप्रेस होता रहता है कंटिन्यूसली उस बैक्टीरिया में या ईस्ट में। वो जो पार्ट है उसके जीनोम के साथ कंटिन्यूसली, जैसे वो क्लोन होगा, जैसे वो दोबारा से उसकी कह सकते हो डिवीजन होगी, वो डीएनए भी उसमें बार बार क्या होता रहेगा, क्लोन होता रहेगा। ओके, फिर क्या है, इस वेक्टर को होस्ट में डाला। होस्ट में बात कर रहा हूं, होस्ट क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सेव रहेगा, आपका जो ये पार्ट है डीएनए का, ये सीक्वेंस है, ये सेव रहेगा। थाउजेंड्स ऑफ ऐसे सीक्वेंस बनेंगे। ओके, और बने भी थे, तभी तो बहुत स्लो थी ये प्रोसेस। होस्ट के बाद बेटा फिर क्या है, सीक्वेंसिंग करवाई गई। सीक्वेंसिंग जो भी अलग अलग आपके सीक्वेंस थे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में, हर को अलग से सीक्वेंस किया गया। उस सीक्वेंसिंग के बाद क्या हुआ बेटा, एनालिसिस। अब सीक्वेंसिंग में क्या आएगा, आपका रैंडमली कट है, छोटे छोटे बहुत हजारों आपके पीसेस हैं डीएनए के, हजारों पीसेस हैं। अब क्या है कि इन हजारों पीसेस को मैनुअली रीड करना तो बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स ने क्या किया बेटा, कि जैसे दो सीक्वेंस की बात कर लूं, सिंपल ए और बी की, सिंपल ए और बी दो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, तो इनमें क्या होगा बेटा, ए और बी जो सीक्वेंस है, कुछ ना कुछ पार्ट अगर ओवरलैपिंग है तो वो क्या दिखाता है कि ये दोनों कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर हम एक सी की बात करें, सी पार्ट की बात करें, वो भी कनेक्टेड होगा बेटा, नहीं होगा। ऐसे करके, और ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत यूज हुआ उस टाइम। कंप्यूटर बेस्ड आपका प्रोग्राम होता है जो इसको क्या करेगा, जो सीक्वेंस अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में है, एक आपको डिफाइंड आप कह सकते हो लॉन्ग सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देगा प्रोग्राम। और इसी तरह हमारे क्या है, लगभग कितने क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोमल, एक एक्स और एक वाई, इन सबको हमने क्या किया, सीक्वेंस कराया। ये सारा प्रोसीजर कब तक खत्म हुआ, 2003 में। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था उस टाइम। अभी बहुत मेथड है, जैसे जो क्रैग वेंटर ने मेथड यूज किया था, वो शॉटगन का मेथड था, उसमें क्लोनिंग वगैरह नहीं कराई, सीधा आपका छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए को पीसेस में कलेक्ट किया और क्या किया, उसको सीधा सीक्वेंस करा दिया। वो जो प्रोसीजर था आपका क्लोनिंग का, वो छूट जाता है। इसके कारण क्या है, टाइम सेव होता है, टाइम सेव होता है। डायरेक्ट सीक्वेंसिंग कराई, शॉटगन मेथड से सीक्वेंसिंग हुई, और वही बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके क्या किया, जो सीक्वेंस ओवरलैपिंग थे, हमें पता लग गया कि कौन सा किस क्रोमोसोम में एक साथ कौन कौन से आपके छोटे छोटे जो पीसेस हैं डीएनए के एक साथ कैसे आते हैं। गॉट दिस और नॉट? चलिए, ये तो था प्रोसीजर के बारे में ब्रीफ। सीक्वेंसिंग हुई 2003 में। ये एक लैंडमार्क ईयर है, किसमें बेटा, डीएनए सीक्वेंसिंग में, बायोलॉजिकल साइंस में। कुछ फाइंडिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट था, ब्रीफ में बात करता हूं, बिल्कुल ब्रीफ में। अराउंड 3 × 10⁹ बेस पेयर का हमारा डीएनए, लगभग कितने बेस पेयर का, अगर सिंपल बात करूं, 3 बिलियन बेस पेयर्स। गॉट दिस? ओके, देन ओनली 2% ऑफ, लेस देन 2% बोलोगे आप, ऑफ डीएनए इज कोडिंग। मतलब क्या है कि बाकी सारा नॉन कोडिंग है, जीन्स नहीं बनाता बाकी डीएनए आपका। बाकी डीएनए सिर्फ कोडिंग डीएनए लेस देन 2% एंड अदर इज 98%। ओके, और बहुत से बच्चे पहले सोचते थे कि अदर वेस्ट है क्या, नहीं बेटा, उसका स्ट्रक्चरल रोल होता है, उसके रेगुलेशन में रोल होता है, बहुत सी चीजें हैं जो डिटेल में हम यहाँ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट होता है वो भी।
जो दूसरा पार्ट भी है डीएनए का, ज्यादातर वो था रिपीटेटिव सीक्वेंस थे बेटा, रिपीटेटिव सीक्वेंस थे। ओके, और जब हम साइंस की क्लास में, कभी साइंस की जो 15 मिनट की सीरीज है उसमें मैं बात करूंगा, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस आपका सैटेलाइट डीएनए बनाते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो यूज करते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, ध्यान रखना हो। जो रिपीटेटिव पार्ट है डीएनए का वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स एंड शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ओके, फिर और क्या फाइंडिंग्स हुई बेटा? अराउंड 30,000 जीन्स आर देयर इन ह्यूमन जीनोम। 30,000 ज्यादा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर नहीं है, 30,000 जीन्स है, और उसमें से भी लेस देन 50% का हमें फंक्शन पता है, अभी फंक्शन नहीं पता, और ये अभी भी रिसर्च जारी है। ओके, 50% का ही फंक्शन हमें पता है, लेस देन 50% का ही हमें पता है कि क्या इसमें, गॉट दिस? ओके, देन हमें बहुत सारी अराउंड 1.4 मिलियन, कितना बोला बेटा मैंने? 1.4 मिलियन लोकेशंस पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मिला। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि आपका सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सीक्वेंस है ACTCAG TGACTC, इसमें सिर्फ एक जगह कुछ चेंज आ जाए, एक जगह मतलब फॉर एग्जांपल इसकी जगह कुछ और आ जाए, यहां आपका C आ जाए और ये क्या हो जाए बेटा? G हो जाए। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रीजन बीइंग, ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है? देयर इज चेंज इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंडिंग साइट। यहां अगर किसी रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की बाइंडिंग साइट है वो चेंज हो जाएगी, और ऐसी 1.4 मिलियन आपकी साइट्स मिली जहां ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म था, और इसी बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है हमारी। गॉट दिस? ओके, ये बेसिक था कि हमें क्या क्या मिला। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की? अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें क्या पता लगा बेटा कि आरएनए जो मतलब एक्सप्रेस प्रोटीन कौन से हो रहे हैं, जीन्स कौन कौन से एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो अगर वो जीन एक्सप्रेस ना हो, डिसफंक्शनल हो, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, म्यूटेशन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन जीनोम में। उसके बाद क्या हुआ, जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हम बहुत से प्रोजेक्ट आए जिसमें डिफरेंट एथनिसिटी, आप कह सकते हो एरिया, डाइवर्सिटी के लोगों का ह्यूमन जीनोम आपका सीक्वेंस कराया। उसमें वेरिएशंस का पता लगता है। वेरिएशंस के कारण क्या होता है बेटा? वेरिएशन बहुत यूजफुल होती है। वेरिएशन बहुत यूजफुल होती है क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की सेल को टारगेट करता है, दूसरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करेगा, एथनिसिटी को टारगेट नहीं करेगा, समझ रहे हो? और वो जीन सेलेक्ट होता जाएगा किसमें? आपका वेरिएशन उस पॉपुलेशन में, अगर वो पॉपुलेशन क्लोज नेट में रहती है तो। ओके, फिर सीक्वेंस पता लग गया तो हमें सिर्फ इसका नहीं, इसके बाद क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद लगभग बहुत सी चीज़ों का, वीट, राइस, जूट, सबके सीक्वेंसिंग हो चुकी है। जो ड्रोजोफिला मेलिनकास्टर और आपका एक्सपेरिमेंटल जो ज़्यादातर माइस हो गया, इन सब के सीक्वेंस हो चुके हैं जो हेल्प करते हैं हमें रिसर्च वर्क में। दूसरा, जीनोमिक्स और प्रोटोयोमिक्स, दो टर्म्स हैं जिसमें हम प्रोटीन बेस्ड और जीन बेस्ड स्टडी करते हैं। ओके, आज के टाइम रिवर्स इंजीनियरिंग भी यूज होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब हम क्या देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का अगर पैथोजन है, उसके अगेंस्ट हम कोई रिसेप्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, जैसे हमारी इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, तो एंटीबॉडीज से उल्टा चल के हम उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। डिफरेंट वेन्यूज खुल गए इसके कारण। रिसर्च के, कैंसर रिसर्च के, कौन से जीन, देखो कैंसर रिसर्च में बहुत से जीन एक्सप्रेस होते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है कैंसर रिसर्च के लिए, वो सारी चीजें हमें धीरे धीरे पता लग रही हैं। गॉट दिस और नॉट? दीज थिंग्स हेल्प्ड अस अ लॉट।
रिसर्च में, ये लैंडमार्क ईयर था, मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर इंडिया का कंट्रीब्यूशन, स्टार्टिंग में हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे, बट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद इंडिया में भी बहुत सी चीज़ें हुई विद आप कह सकते हो रिलेटेड टू ह्यूमन जीनोम। ओके, कुछ की डिस्कशन मैं करता हूँ यहाँ। ओके, चलिए देखो, इंडिया में बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं। CSIR रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादातर आप हमारी फंडिंग के लिए, रिसर्च वर्क की फंडिंग के लिए। एक इंस्टीट्यूट है CCMB, CCMB हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, हैदराबाद में है CCMB। ये बेटा, ये इंस्टीट्यूट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आप कह सकते हो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। ओके, IGIB दिल्ली, CCMB हैदराबाद, बहुत से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, बट दीज टू इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड व्हाट, दे स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट। उसमें उन्होंने क्या किया, जेनेटिक मैप मार्कर्स यूज करके 132 इंडिविजुअल्स फ्रॉम जेनेटिक मार्कर्स यूज किए, अराउंड 5 लाख जेनेटिक मार्कर्स। बेटा ये जेनेटिक मार्कर्स क्या है, आप कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर आपके सीक्वेंस सिग्नेचर्स कह सकते हो, ठीक है, कि पर्टिकुलर आपका जीन से रिलेटेड, आपका रिपीटेटिव DNA से रिलेटेड सीक्वेंस हैं। ओके, आप इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड साइट्स भी हो सकती हैं, आपका पॉलीमॉर्फिक साइट्स भी हो सकती हैं, बहुत सी। इनको चेक किया अराउंड इन 132 इंडिविजुअल्स फ्रॉम 13 स्टेट्स एंड 25 डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स, क्लास कह लो, आपका सोसाइटी जो डिवाइड है, एथनिक ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप, 25। और कंक्लूजन ये हुआ कि ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं हमारे, 2 डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के जो जीन्स हैं वो सारे की सारी पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं। अभी फर्दर इस पे एनालिसिस चल रहा है, तो ये चीज़ फर्दर डिफाइन करेगी। हिस्टोरिकल रूट्स भी, कहाँ से कौन सी पॉपुलेशन आई है वो भी पता लगा सकते हैं, कैसे डाइवर्स हुई, किस ईरा में डाइवर्स हुई। धीरे धीरे जेनेटिक्स इस चीज़ में हमें हेल्प करेगा बेटा। ओके, देन इंडिया में भी क्या है, कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग हो चुकी है। 52 ईयर ओल्ड की किसने की, IGIB ने 52 ईयर ओल्ड मेल की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और न्यू टेक्निक और न्यू मेथड से इंडिया ने ये किया था। ओके, देन 3 इंपॉर्टेंट आपको प्रोजेक्ट्स याद रखने हैं। जीनोम, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जीनोम एशिया 100 के प्रोजेक्ट, जीनोम एशिया 100 के प्रोजेक्ट, ये याद रखना बेटा। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो स्टार्टिंग की स्टडीज थी, सीक्वेंसिंग थी, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की थी। एशियन जो है, एशियंस बाद में इन्वॉल्व हुए, सारी एशियन कंट्रीज, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जो एशिया में थोड़ी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बट इकोनॉमिकली जो अफोर्ड कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें एम है कि 100,000 आपका 1 लाख आपका एशियन ओरिजिन के लोगों का सीक्वेंस करना है। गॉट दिस? ज्यादातर क्या था, वेस्टर्न। और इसमें इंडिया के 8 इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑलरेडी अराउंड 164 एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर देन 100 सीक्वेंस हो चुके हैं। धीरे धीरे एम है 1 लाख सीक्वेंस पे पहुंचने का, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड है आपका CSIR और DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, CSIR और DBT बेटा। इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इंडिजिन
108 पीपल का डिफरेंट एथनिक ग्रुप से जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएंगे। इससे क्या फायदा होगा जीनोम सीक्वेंसिंग कराने से? एक तो डाइवर्सिटी का पता लगेगा, दूसरा क्या है कि इंडिविजुअल एथनिक ग्रुप में कौन से जीन्स, कौन सी वेरिएशंस आपकी डोमिनेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अफ्रीका में क्या है, आपका मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल कंट्री है, वहां सिकल सेल एनीमिया भी है। सिकल सेल एनीमिया जिसको होता है उसको मलेरिया नहीं होता। ओके, ये फैक्ट है, अभी के लिए याद रखो, डिटेल में कभी बाद में बात करूंगा। तो क्या हुआ, अब सीधी सी बात है, मलेरिया से लोग मरते हैं क्योंकि इतना मेडिकली एडवांस कंट्री तो है नहीं अफ्रीकन कंट्रीज। तो जो सिलेक्शन है नेचर में वो किनकी हो जा रही है, सिकल सेल एनीमिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर है लोगों को, जो उनके कैरियर है उनको हो जा रही है, उनकी सिलेक्शन ज्यादा हो जा रही है क्योंकि उनमें मलेरिया होता नहीं है, मलेरिया के कारण वो मरते नहीं है, मलेरिया के कारण नहीं मरते तो उनका सिलेक्शन नेचर में अपने आप वो ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये पाया गया है जो सिकल सेल एनीमिया का जीन है वो ज्यादा पाया जा रहा है उस पॉपुलेशन में। वेरिएशन, जो सिकल सेल एनीमिया की म्यूटेशन है उसकी पॉपुलेशन, उसकी वेरिएशन, उसका आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है उस पॉपुलेशन में। सेम अगर ऐसे कोई वेरिएशन है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की है, या कोई एडवांटेज भी हो सकता है बेटा ऐसा, ठीक है, किसी एथनिक ग्रुप में, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, बाद में हमें पता है कि हम आज के टाइम क्या कर सकते हैं, क्रिस्पर मैंने क्लास में डिस्कस किया है, जीन मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पहले से पता लग जाएगा कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है अगर कोई डिजीज है, समझ लो। तो वो सारी चीजें हमें इस प्रोजेक्ट से पता लग जाएगी। फिर क्या, इंडिविजुअल मैपिंग भी आप आने वाले सालों में क्या होगा कि इंडिविजुअल जीनोमिक मैपिंग भी कर पाएंगे कि इस इंडिविजुअल में प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये डिजीज ज़्यादा होगी, ये कम होगी, डेवलपमेंटल डिजीज है या किस एज पे होगी, क्या होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स कि इस इंडिविजुअल पे ये ड्रग सूट करेगी, नहीं करेगी, क्यों नहीं कर रही है, वो सारे एस्पेक्ट्स बेटा इसमें इस प्रोजेक्ट से हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है जीनोम इंडिया। जीनोम इंडिया जीनोम इंडिया ओके, ये भी किस चीज के लिए बेटा, 2020 में ही स्टार्ट हुआ है, 2020 में, ठीक है। ये सीधी सी बात है, डाइवर्सिटी देखने के लिए, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन, सीधी सी बात है, हम क्या चेक करेंगे इसमें, जेनेटिक वेरिएशन थ्रू आउट द इंडियन, आप पूरे इंडिया में, ठीक है, उन वेरिएशन से क्या होगा, ग्रिड ऑफ इंडियन रेफरेंस जीनोम बनाएंगे, ग्रिड ऑफ रेफरेंस जीनोम हम उससे बनाएंगे, जिससे क्या होगा बेटा, वही सेम चीज, वेरिएशन पता होगी तो हमें क्या है, किस टाइप की डिजीज है, कौन सी वेरिएशन बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इन फ्यूचर, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। चलिए फिर आज का मैं टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।